तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए शानदार एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तंग वुलिन और उसकी टीम अचानक ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट के कोर रीजन में बीस्ट गॉड डी तियन के सामने आ जाते हैं। डी तियन जो 8 लाख साल से भी ज्यादा पुराना सबसे पावरफुल सोल बीस्ट माना जाता है, तंग वुलिन को ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन इनहेरिट करने की वजह से एलिमिनेट करना चाहता है। सामने खतरा इतना बड़ा था कि पूरा एटमॉस्फेयर ही प्रेशर से भारी हो गया। तभी डीतियन के साथ उसके 3 टेरिफाइंग ग्रेट बीस्ट्स पेयर लॉर्ड, मिरियड डीमन किंग और जीजी बैटल में उतर आते हैं। टांग वुलिन और श्रेक 6 मॉन्स्टर्स हार मानने के बजाय एक साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, टांग वुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग ऑरा और वायलेंट गोल्डन ड्रैगन डोमेन को रिलीज करता है, जिससे एनिमीज पर भारी सप्रेशन पड़ता है और बैटल की इंटेंसिटी अचानक पीक पर पहुंच जाती है। लेकिन डीतियान अभी भी काम है और असली डेंजर वहीं से शुरू होता है, क्योंकि वह अब तक फुली मूव नहीं हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे की कहानी होने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। जिजी ने पहले भी टांग वुलिन की गोल्डन ड्रैगन किंग ऑरा महसूस की थी, लेकिन उस समय और अभी में जमीन आसमान का फर्क था। अभी उसकी ऑरा इतनी भयानक हो चुकी थी कि खुद जीजी के दिल में डर पैदा हो गया। उसे डीतियन की बात याद आ गई। अगर टांग वुलिन को ऐसे ही बढ़ने दिया गया, तो एक दिन वो उनके पूरे क्लैन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और अगर उसकी गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन पूरी तरह जाग गई, तो शायद वो उनके लॉर्ड के बराबर खड़ा हो सकता था। यह सोचते ही जीजी ने जल्दी से अपने अंदर की डार्कनेस पावर को घुमाया और अपनी कांपती ब्लड लाइन को जबरदस्ती शांत किया। उसके बाद उसने फिर से हमला शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक विशालकाय आदमी प्रकट हुआ। सुनहरे आर्मर में ढका हुआ, हाथ में विशाल सेबर लिए हुए, वो किसी युद्ध के देवता जैसा लग रहा था। जैसे ही उस आदमी ने अपना सेबर उठाया, जीजी की आंखों के सामने दुनिया बदल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो फिर से अपने डिमोनिक इन्फर्नल ड्रैगन मोनक फॉर्म में पहुंच गई हो। चारों तरफ अनगिनत ड्रैगन्स खड़े थे और आसमान से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसमें असीम अथॉरिटी भरी थी। सभी ड्रैगन्स मेरे जजमेंट के आगे झुकेंगे। उस आवाज ने जीजी की आत्मा तक हिला दी। उसकी आंखों में तुरंत भय भर गया और वो चीखते हुए पीछे की ओर भागी। उसके शरीर से बैंगनी रोशनी का विस्फोट हुआ और वो एक छोटे पर्पल सन की तरह जंगल को चीरती हुई पीछे हट गई। जहां जहां उसकी डार्कनेस एनर्जी गुजर रही थी, वहां के सारे पेड़ पौधे तुरंत सूखकर राख बनते जा रहे थे। उधर सीमा जिंची अपने ड्रैगन स्लिंग सेबर को पकड़े खड़ा था, लेकिन उसने जीजी का पीछा नहीं किया। उसने हवा को चीरते हुए अपना सेबर घुमाया और उसका असली निशाना था बियर लॉर्ड के डस्क गोल्ड ड्रेडक्लॉ अटैक्स। आखिर उसका असली शरीर खुद ड्रैगन स्लिंग सेबर ही था। उसकी और तांग वू लिन की स्पिरिचुअल कनेक्शन इतनी गहरी थी कि तांग वू लिन सीधे बैटल के बीच उसे निर्देश दे सकता था। जीजी को पीछे हटाने के बाद सीमा जिंची तुरंत बेयर लॉर्ड पर टूट पड़ा। उसी पल बाकी सभी लोग भी हरकत में आ गए। आसमान से चमचमाती स्टारलाइट नीचे बरसने लगी और सारी रोशनी बेयर लॉर्ड पर गिर रही थी। चारों तरफ फैली डार्कनेस अचानक चमक उठी। अंधेरी दुनिया के बीच अनगिनत सितारे प्रकट हुए और ऊपर घूमते हुए एक विशाल स्टार डिस्क बन गया। उसकी रोशनी पड़ते ही चारों ग्रेट बीस्ट्स को चक्कर आने लगे। मायरियट डीमन किंग के सारे अटैक्स पलटकर चारों दिशाओं में बिखर गए, जबकि बियर लॉर्ड गोल्डन लाइट में जकड़ गया। उसका शरीर वहीं रुक गया। यह था चू श्याओयान का 3 वर्ड बैटल आर्मर डोमेन रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स, एक ऐसा डोमेन जिसमें टेरिफाइंग कंट्रोल पावर थी। उसी समय जोरदार क्लैंग की आवाज गूंजी। ड्रैगन स्लिंग सेबर सीधे बियर लॉर्ड के अटैक से टकरा चुका था। अगर रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स की मदद नहीं होती, तो शायद सीमा जिंची को पीछे धकेल दिया जाता। लेकिन जू श्याओयान के डोमेन और डैजलिंग स्टारलाइट ने बेयर लॉर्ड की अधिकांश ताकत खत्म कर दी थी। वो वहीं इमोबिलाइज हो गया। तभी आसमान के बीच एक बेहद चमकता हुआ तारा अचानक नीचे गिरा और सीधे मायराइट डीमन किंग की तरफ बढ़ा। उसने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा और अगले ही पल उसकी ओर एक ऐसी शार्पनेस पहुंची जिसने उसकी आत्मा तक काट दी। यह शिंगलन और शु शियाओयान का संयुक्त हमला था। रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स और स्टार गॉड स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन। यह कोई सोल फ्यूजन स्किल नहीं थी, बल्कि दोनों की स्टारलाइट एफिनिटी से बना मार्शल सोल कॉम्बिनेशन स्किल था। ये शिंगलन अब सोर्ड एसेंस की शुरुआती समझ हासिल कर चुकी थी। सोल डोलुओ बनने और 1 लाख ईयर ओल्ड सोल स्पिरिट के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उसका 3 वर्ड बैटल आर्मर डोमेन था, शार्प स्टार डोमेन। नाम जितना सरल, उसकी शक्ति उतनी ही टेरिफाइंग, पियरलेसली शार्प। शार्प स्टार और रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स डोमेन्स के मिलते ही वह हमला पैदा हुआ जिसने सीधे मिरियड डीमन किंग को निशाना बनाया। लेकिन मिरियड डीमन किंग आखिर लिमिट डुलुओ स्तर का मॉन्स्टर था।
वो इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। अचानक उसके आसपास की हवा भारी और चिपचिपी हो गई। ये शिंगलन को महसूस हुआ जैसे उसके चारों तरफ अनगिनत आंखें खुल गई हों। उन आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी जो उसकी शक्ति को लगातार दबा रही थी। उसकी सबसे शार्प सोर्ड अटैक भी कमजोर और पावरलेस बनती जा रही थी। समय जैसे धीमा पड़ गया। ये शिंगलन सिर्फ हेल्पलेस होकर देख सकती थी क्योंकि वे डिमोनिक लाइट्स उसकी ओर बढ़ रही थीं। यह था मिरियड डीमन किंग का इंस्टेंट इटर्निटी डोमेन। उसकी स्पिरिचुअल पावर भी स्पिरिट डोमेन रेल्म तक पहुंच चुकी थी। इंस्टेंट इटर्निटी डोमेन सिर्फ एक पल के लिए एक्टिवेट होता था, लेकिन शिकार को ऐसा महसूस होता था मानो अनगिनत साल गुजर गए हों। उस फेक समय के अंदर मिरियड डीमन किंग काउंटलेस अटैक्स कर सकता था। यह शिंगलन की शक्ति बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका डोमेन पूरी तरह दब चुका था। जैसे ही वो उन डिमोनिक लाइट्स के बीच खत्म होने वाली थी, अचानक सब कुछ साफ हो गया। दुनिया वापस एक सेकंड पहले की स्थिति में लौट आई, उस पल में जब मायराइट डीमन किंग ने अपना डोमेन एक्टिवेट ही किया था। लेकिन फर्क यह था कि ये शिंगलन की सोर्ड पहले ही उसके सामने पहुंच चुकी थी। मिरियड डीमन किंग की आंखें शौक से फैल गईं। क्या? स्वॉर्ड उसके शरीर से टकराई, लेकिन अगले ही पल फिसल कर किनारे निकल गई। ये शिंगलान को ऐसा लगा जैसे उसने किसी बेहद कठोर सूखी लकड़ी पर वार किया हो। और सच में मायरियड डीमन किंग की जगह अब एक काला लकड़ी का टुकड़ा मौजूद था। असली मिरियड डीमन किंग कई दर्जन मीटर दूर खड़ा टांग वुलिन को घूर रहा था। उसका इंस्टेंट इटर्निटी डोमेन तंग वुलिन के टाइम रिवर्सल डोमेन द्वारा दबा दिया गया था। तंग वुलिन का अपने डोमेन पर कंट्रोल इतना परफेक्ट था कि उसने सिर्फ मिरियड डीमन किंग को प्रभावित किया, जबकि ये शिंगलन पूरी तरह सुरक्षित रही। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जैसे ही रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स एक्टिवेट हुआ, पूरा बैटलफील्ड बदल गया। यह डोमेन सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकता था, बल्कि लोगों को भी तुरंत दूसरी जगह पहुंचा सकता था। एक पल में यू जंग्यू बेयर लॉर्ड के पीछे आसमान में प्रकट हो गया। उसके चारों एंजल विंग्स फैल गए और उसके शरीर से होली एंजेलिक लाइट फूट पड़ी। होली एंजल ट्रू बॉडी फॉर्म में उसकी लाइट ऑफ जजमेंट और भी भयानक हो चुकी थी। पवित्र रोशनी सीधे बेयर लॉर्ड पर गिरी। अगले ही पल यूए जंग्यू ने अपनी होली सोर्ड घुमाई। उसकी एथ सोल स्किल स्कॉचिंग गॉड सीलिंग स्ट्राइक। उसके अटैक्स इतने स्मूथ और परफेक्टली कनेक्टेड थे कि बेयर लॉर्ड को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यह टॉप टियर ग्रेट बीस्ट अपनी मॉन्स्टरस डिफेंस के लिए मशहूर था, लेकिन फिर भी वो लाल सुनहरे फायरबॉल की तरह हवा में उड़ गया और जहां वो गिरने वाला था, वहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो थी युआनिन ये हुई। रिवॉल्विंग हेवन एंड स्टार्स ने उसे भी वहीं पहुंचा दिया था। उसका शरीर पहले ही विशालकाय हो चुका था और वायलेंट गोल्डन ड्रैगन डोमेन ने उसकी ऑरा को और भी टेरिफाइंग बना दिया था। उसके दोनों मुक्के विशाल हथौड़ों जैसे लग रहे थे। उसने अपनी सेवेंथ और एथ सोल स्किल्स को कंबाइन किया, टाइटन ट्रू बॉडी और क्लाउड वॉर्टेक्स, टाइटन हेवन रॉकिंग फिस्ट। यह सोल स्किल उसे लैंड ड्रैगन गोल्डन मेलन से मिली थी। उसकी ताकत, सोल पावर और डिवाइन क्लाउड वॉर्टेक्स फिस्ट एक साथ मिल गए। अनगिनत फिस्ट प्रोजेक्शंस घूमते हुए कॉक्स क्रू की तरह बेयर लॉर्ड पर टूट पड़े। पूरा बैटलफील्ड एक्सप्लोजन से गूंज उठा। हर पंच बेयर लॉर्ड के शरीर को फाड़ने जैसा महसूस करा रहा था। भले ही वो डैजलिंग स्टारलाइट से बाहर निकल चुका था, लेकिन टाइटन हेवन रॉकिंग फिस्ट की टेरिफाइंग रोटेशनल फोर्स ने उसे फिर से रोक दिया। उसका शरीर जैसे फटने वाला था और तभी उसके सिर के ऊपर दो आकृतियां प्रकट हुईं, एक सामने और एक पीछे। सामने से एक ऐसी लाइट बढ़ रही थी जो मानो समय को काटती हुई उसकी गर्दन की ओर आ रही हो, जबकि पीछे वाली आकृति ने अपने गोल बैंगनी काले हाथ बेयर लॉर्ड के सिर की तरफ बढ़ा दिए। क्या अब बेयर लॉर्ड सच में खत्म होने वाला था? तो क्या हुआ अगर बेयर लॉर्ड एक लिमिट डोलो लेवल ग्रेट बीस्ट था? श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स ने फैसला कर लिया था। आज वो सब मिलकर उसे गिराकर रहेंगे। पिछले काफी समय से वे लगातार साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। उनकी टीम वर्क अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर मूव, हर अटैक, हर सपोर्ट, सब कुछ परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड था। और सबसे खास बात, उनकी सारी जॉइंट ट्रेनिंग खास तौर पर लिमिट डोलो लेवल एनिमीज को ध्यान में रखकर की गई थी। आखिर वे श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स थे। श्रेक एकेडमी को दोबारा खड़ा करने की भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। लाइट डार्क डूलो अब बूढ़ी हो चुकी थी और होली स्पिरिट डूलो की ताकत बैटल के बाहर ज्यादा काम आती थी। इसका मतलब साफ था, अब इस जनरेशन को आगे आना ही होगा। उन्होंने काउंटलेस हार्डशिप्स झेले थे, दर्द, नुकसान, मौत का डर, सब कुछ देखा था, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और आज इतने सालों की मेहनत का परिणाम बैटलफील्ड पर साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि तांग वुलिन खुद सीधे बियर लॉर्ड पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन वो हर पल अपने साथियों के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी नजरें शुरू से ही सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थीं, दीतियन। अचानक उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। उसकी बैटल आर्मर पर क्रिम्सन लाइट चमक उठी।
उसी पल उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसके दिल में एक पागलपन भरा डिस्ट्रक्शन इंटेंट उमड़ पड़ा और वो सीधे डीत्यन की ओर बढ़ गया। डीत्यन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। कितने साल हो गए थे किसी को उस पर हमला करने की हिम्मत करते हुए। उस पल उसे एक पुरानी याद महसूस हुई, मानो फिर वही युवा लड़का और उसके 6 सोल स्पिरिट्स उसके सामने खड़े हों। उस समय डीतियन बेहद गुस्से में था। आखिर सोल बीस्ट्स कैसे किसी इंसान के सोल स्पिरिट्स बन सकते थे। लेकिन बाद में साबित हुआ कि वही सही फैसला था। वे सभी उस इंसान के साथ डिवाइन रियलम तक पहुंचे और इमोर्टैलिटी हासिल कर ली। जबकि डीतियन, जिसने इस दुनिया की चोटी पर अनगिनत साल बिताए, अब भी मॉर्टेलिटी की जंजीरों से मुक्त नहीं हो पाया था। लेकिन अगले ही पल वो वर्तमान में लौट आया। तांग वू लिन का गोल्डन ब्लड ड्रैगन डोमेन उस पर टूट पड़ा था। इतनी विशाल शक्ति होने के बावजूद दीतियन साफ महसूस कर सकता था कि उसकी ब्लड लाइन डर से कांप रही है। एक पल के लिए उसके अंदर झुक जाने की इच्छा तक पैदा हो गई। तभी टांग वुलिन हवा में उछला। उसी समय बेयर लॉर्ड को पीछे धकेलने वाला सीमा जिंची भी ऊपर आया और अगले पल एक विशाल सेबर में बदलकर टांग वुलिन के हाथ में जा पहुंचा। डीतियन का एक्सप्रेशन आखिर बदल गया। उसने तुरंत उस ब्लेड को पहचान लिया। अब उसे समझ आया कि जीजी इतनी बुरी तरह डरकर पीछे क्यों हट गई थी। आखिर ड्रैगन क्लैन के लॉ एनफोर्सिंग सेबर से कौन नहीं डरेगा। यह ड्रैगन क्लैन का डिवाइन वेपन था। ड्रैगन गॉड के हॉर्न से बना हुआ हथियार। जैसे ही तांग वूलिन ने वार किया, एक विशाल सेबर प्रोजेक्शन आसमान को चीरता हुआ डीतियन पर गिरा। उस अटैक के साथ डीतियन को एक इल्यूजन दिखाई दिया, मानो उसे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर ले जाया जा रहा हो। चारों ओर काउंटलेस जायंट ड्रैगन्स खड़े थे और ऊपर रेनबो लाइट से ढकी एक ऑल माइटी फिगर उसे अथॉरिटी भरी नजरों से देख रही थी, जैसे उसके अपराधों का जजमेंट सुनाने वाली हो। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति का एसेंस ही डिस्ट्रक्शन था और ड्रैगन स्लेइंग सेबर के साथ मिलकर टांग वुलिन अब सच में लिमिट डोलो को थ्रेटन करने लायक बन चुका था। सबसे बड़ी बात, दितियन खुद एक ड्रैगन था। तंगवुलिन की योजना शुरू से साफ थी, बाकी सबको पीछे धकेलो और खुद दितियन को रोको। पहले उसने जीजी को पीछे हटाया, फिर ये शिंगलन की मदद करके मिरियड डीमन किंग को रोके रखा और उसी दौरान अपने दोस्तों को मौका दिया कि वे मिलकर बेयर लॉर्ड पर हमला कर सके, क्योंकि बेयर लॉर्ड एक ऑफेंसिव मॉन्स्टर था। अगर वो अपनी पूरी ताकत छोड़ देता तो कोई उसे रोक नहीं सकता था। इसलिए टांग वुलिन जानता था कि बैटल की शुरुआत में ही उसे रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। तंग वुलिन को यह भी पता था कि वो डीतियन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे यह भी पता था कि डीतियन एक ड्रैगन है और इसका मतलब था कि गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन और ड्रैगन स्लेइंग सेबर उस पर असर जरूर करेंगे। इसीलिए उसने ये रिस्की प्लान बनाया था। वो अकेला डीतियन को रोकने वाला था, ताकि उसके दोस्त मिलकर बेयर लॉर्ड को सिवियरली वुंड कर सकें। तभी एक हल्की सी आह हवा में गूंजी। अगले ही पल डीतियन की आवाज तंगवुलिन के कानों में सुनाई दी। तुम इंसानों की इंटेलिजेंस सच में काबिले तारीफ है। हम सोल बीस्ट्स में यही चीज नहीं थी, इसलिए तुम लोगों ने हमें एक्सटिंक्शंस के किनारे तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या तुम्हें हमारे बीच का वो पावर गैप दिखाई नहीं देता जिसे पार नहीं किया जा सकता। अगले ही पल एक क्रिस्प क्लैंग बैटलफील्ड में गूंज उठा। तांगवुलिन की आंखें फैल गईं। तितियन ने सिर्फ एक उंगली से ड्रैगन स्लिंग सेबर को रोक दिया था। पूरा सेबर प्रोजेक्शन तुरंत टूटकर बिखर गया। उसी के साथ एक टेरिफाइंग शक्ति तांग वूलिन और सेबर दोनों पर गिरी। तांग वूलिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जायंट स्लेज हैमर से मारा हो। उसके अंदरूनी अंग जलने लगे। उसका ड्रैगन कोर और सोल कोर पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गए, लेकिन फिर भी वो हवा में उड़ गया। उधर उसी समय बेयर लॉर्ड के आसपास की हवा अचानक जम सी गई। फिर एक ऐसी रोर गूंजी जिसने सभी की आत्मा हिला दी। डार्क गोल्डन लाइट पागलों की तरह बेयर लॉर्ड के शरीर से फूटने लगी। उसके पीछे 100 मीटर से भी बड़ा डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बेयर प्रोजेक्शन प्रकट हुआ। प्रोजेक्शन के प्रकट होते ही शूलिजी, सीएसीए, यूए जंगयू और युआनएन ये हुई सीधे उड़कर दूर जा गिरे। रोअर! बेयर लॉर्ड लगातार दहाड़ रहा था। अगले ही पल उसका शरीर उस प्रोजेक्शन के साथ मर्ज हो गया। अब उसके सामने एक विशाल डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ बियर खड़ा था। उसकी डार्क गोल्डन क्लॉज बिजली की तरह हवा चीर रही थी। सबने पूरी ताकत से डिफेंस किया, लेकिन फिर भी वे पीछे धकेल दिए गए। यह शक्ति का पूर्ण अंतर था। थ्री वर्ड बैटल आर्मर भी उस गैप को भर नहीं सकती थी। यह था बेयर लॉर्ड का असली पूर्ण रूप, एक ऐसा ग्रेट बीस्ट जो बेयर हैंड से जायंट ड्रैगन्स को फाड़ सकता था। उस पल सबके दिल में डिस्पेयर उतर गया और तभी आसमान के सारे स्टार्स अचानक पीली आंखों में बदल गए। शू शियाओयान ने दर्द से चीख मारी। उसके साथों ओरिफाइसेस से खून बहने लगा। मार्शल सोल बैकलैश। चारों ग्रेट बीस्ट्स अब सच में अपनी असली शक्ति दिखाने लगे थे। बीस्ट गॉड डीत्यान, बियर लॉर्ड और मायरियड डीमन किंग।
ये इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली बचे हुए सोल बीस्ट्स थे। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? इतने अटैक्स झेलने के बाद भी मिरियड डीमन किंग सिर्फ डिस्डेनफुल स्माइल के साथ उन्हें देख रहा था। बेयर लॉर्ड भी वैसा ही था। श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स के अटैक्स ने उन्हें बस थोड़ा दर्द दिया था, असली डैमेज नहीं, प्योर डिफेंस के मामले में। यहां तक कि डीतियन भी बेयर लॉर्ड से कमजोर था। इसी बीच दूर से जीजी वापस लौट आई। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। उसने धीमी रोड छोड़ी और उसके पीछे एक विशाल पर्पल ब्लैक ड्रैगन प्रोजेक्शन उभर आया। तांग वू लिन ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि उनके ओपोनेंट्स बहुत पावरफुल होंगे, लेकिन इतने टेरिफाइंग ये उसने भी नहीं सोचा था। अब जाकर उसे समझ आया कि स्पिरिट पगोडा ने इस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इंसान डीतियन को मार नहीं सकते थे, बल्कि समस्या यह थी कि अगर डीतियन भागने पर उतर आए तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, और तब पूरी मानव जाति पर डिजास्टर टूट पड़ेगा। स्पिरिट पगोडा ऊपर से ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने डीतियन और ग्रेट बीस्ट्स को इस छोटे इलाके में बंद कर रखा हो, लेकिन असल में यह दोनों पक्षों के बीच कॉम्प्रोमाइज था। ग्रेट बीस्ट्स को अपना आखिरी घर मिला हुआ था, और बदले में वे इंसानों से रिवेंज लेने बाहर नहीं जा सकते थे। सीमा जिंची वापस ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। उसके होंठों से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कभी किसी ड्रैगन से हार नहीं मानी थी। क्या उनका ओपोनेंट सच में इतना टेरिफाइंग था? तभी डी तियन की इंडिफरेंट आवाज गूंजी। सिर्फ ड्रैगन गॉड को ही ड्रैगन स्लेइंग सेबर से मेरा जजमेंट करने का अधिकार है। तुम अभी उस लायक नहीं हो। टांग वुलिन धीरे धीरे जमीन से उठा। उसके सारे दोस्त उसके आसपास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उनके एनिमीज उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकले। फिर भी उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ डिटर्मिनेशन थी और गुस्सा। श्रेक एकेडमी का रीबिल्ड अभी शुरू ही हुआ था। उन्हें अभी बहुत कुछ करना था। वे यहां मरना नहीं चाहते थे, लेकिन इस स्थिति में वे आखिर तक लड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी ये शिंगलन ने अपनी स्टार गॉड सोर्ड कसकर पकड़ी और शांत आवाज में बोली, वुलिन, हम अपनी लाइफ फोर्स जलाकर इन्हें रोकेंगे। टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी हमें खो सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम इंडिस्पेंसिबल हो। युआनन येहुई ने गंभीर आवाज में कहा, शिंगलन सही कह रही है। तुम श्रेक एकेडमी और टंग सेक्ट दोनों के लिए बहुत जरूरी हो। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। लेकिन तंग वुलिन ने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अजीब सा दृढ़ निश्चय चमक रहा था। हम सब साथ आए हैं तो साथ ही वापस जाएंगे। टितियन, मानता हूं तुम बेहद ताकतवर हो, इतने ताकतवर कि अभी हम तुम्हारा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम अभी भी गॉड नहीं बने हो। मुझे अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ेगी, लेकिन अपने दोस्तों, टैंग सेक्ट और श्रिक एकेडमी के लिए मैं तुम्हें एक गॉड की पावर दिखाऊंगा। गॉड की पावर? ये शब्द सुनते ही चारों ग्रेट बीस्ट्स के चेहरे बदल गए। एक मामूली इंसान और गॉड की शक्ति? यह सुनना ही मजाक जैसा लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी, खासकर शिए शिए, क्योंकि उसने अपनी आंखों से वो चमत्कार देखा था जो टांग वुलिन पहले कर चुका था। वो सुनहरा ट्राइडेंट, उसकी याद अभी भी उसके दिल में गहराई से बसी हुई थी। अचानक टांग वुलिन के माथे पर हल्की सुनहरी रोशनी उभरने लगी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी चेतना अपने मन के अंदर डुबो दी। उसके मानसिक संसार में वो विशाल गोल्डन ट्राइडेंट हवा में तैर रहा था। सिर्फ उसे देखने भर से टैंग वुलिन महसूस कर पा रहा था कि उसकी सारी एनर्जी पागलों की तरह खिंचती जा रही है। उसका सोल कोर, ड्रैगन कोर, स्पिरिचुअल पावर, सब कुछ उस ट्राइडेंट में समाता जा रहा था, लेकिन वो मानो कोई अथाह गड्ढा हो। कितना भी दो, कभी भरता ही नहीं। सबसे पहले डी तियन को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जैसे ही टंग वुलिन ने आंखें बंद की, उसके माथे पर एक चमकता हुआ गोल्डन ट्राइडेंट का निशान उभर आया। उसी पल हवा का दबाव बदल गया। एक ऐसी भारी और डरावनी ऑरा फैलने लगी कि खुद दी तियन के दिल में भी कंपन दौड़ गया। वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। फिर भी यह दबाव उसे बेचैन कर रहा था। क्या यह सच में किसी गॉड की शक्ति थी? लेकिन एक इंसान, वो भी इतना कमजोर, ऐसी शक्ति कैसे इस्तेमाल कर सकता था? तभी तांग वुलिन ने दोबारा आंखें खोलीं। अब उसकी आंखें समुद्र जैसी गहरी नीली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो अनंत महासागर उसके भीतर समा गया हो। उसके शरीर से अदृश्य दबाव फैलने लगा। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया और दायां हाथ उठाया। अचानक उसके माथे से सुनहरी रोशनी की एक लकीर निकली और सीधे उसके हाथ में आ गिरी। पूरा इलाका तेज सुनहरी चमक से भर गया। वो रोशनी किसी छोटे सूरज जैसी थी। हर किसी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। लेकिन डीतियन साफ महसूस कर सकता था, एक सर्वोच्च अथॉरिटी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो ऑरा इतनी भयानक थी कि उसे ड्रैगन गॉड की याद आ गई।
फर्क बस इतना था, ये ड्रैगन गॉड की शक्ति नहीं थी। टांग वुलिन खुद उस गोल्डन ट्राइडेंट को पकड़कर उसकी असली भयावहता महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शरीर की हर मांसपेशी, हर नस चीख रही थी। बड़ी मुश्किल से वो ट्राइडेंट को उठा पा रहा था। उसके बीचों बीच चढ़ा क्रिस्टल वही वास्ट सी कॉस्मिक क्रिस्टल था। ट्राइडेंट के तीनों प्रॉन्ग्स शीशे की तरह चमक रहे थे। उनसे निकलती सुनहरी धारें आसपास की स्पेस को काटती हुई लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा स्पेस किसी भी पल टूट सकता है। तांग वू लिन को अपने पिता याद आ गए। कैसे वो इस ट्राइडेंट को इतनी आसानी से चलाते थे, जैसे वो उनके शरीर का हिस्सा हो। लेकिन उसके हाथों में ये किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ बचाए अपनी सारी शक्ति ट्राइडेंट में उड़ेल दी। उसे पता था, शायद वो सिर्फ एक ही हमला कर पाएगा। ऐसा नहीं था कि वो अपने पिता द्वारा छोड़े गए 2 लाइफ सेविंग मौके इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। समस्या ये थी, उन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। अब तक की लड़ाई में यह साफ हो चुका था कि उसके हाथों में ड्रैगन स्लिंग सेबर भी डी तियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए अब सिर्फ यही डिवाइन वेपन उनकी आखिरी उम्मीद थी। सिर्फ एक असली गॉड वेपन ही बीस्ट गॉड को चुनौती दे सकता था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फट पड़ी। आसपास की स्पेस में काली दरारें बनने लगीं। पूरा इलाका टूटने की कगार पर था। यहां तक कि डीतियन का डोमेन भी कांपने लगा। डीतियन की आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने उस हथियार को पहचाना, उसके दिल में झटका लगा। क्या ये? तभी टांग वुलिन के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। वो किसी मंत्र जैसी भी लग रही थी और किसी बड़बड़ाहट जैसी भी। मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स। अचानक उसके शरीर से सुनहरी रोशनी की परतें फूट पड़ी। सफेद बादल और धुंध उसके चारों तरफ घूमने लगे। पूरा दृश्य स्वर्ग जैसा लग रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। उसके दोस्त मानो गायब हो गए। स्पेस मुड़ने और टूटने लगी। समय हमेशा बदलता रहता है। यही था टाइम का असली अर्थ। अनगिनत बादल पूरे आसमान में फैल गए। टांग वुलिन के हाथों में मौजूद गोल्डन ट्राइडेंट ऐसी तरंगे छोड़ रहा था जो हेवन एंड अर्थ के नियमों के खिलाफ थीं। अब दीतयान का चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने पहली बार खुद हमला किया और उसका हमला बेहद साधारण दिख रहा था। बस एक सीधा पंच। लेकिन जैसे ही उसका मुक्का आगे बढ़ा, सामने एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। वो अपने रास्ते की हर चीज निगलता चला गया। यहां तक कि गोल्डन ट्राइडेंट से बनी स्पेशल रिफ्ट्स भी उसी में समा गईं और उसे और मजबूत बना गईं। ब्लैक होल पागलों की तरह सिकुड़ने और मुड़ने लगा। तीतियन ने लाखों सालों तक कल्टीवेशन की थी। स्पेस और टाइम पर उसकी पकड़ इंसानों की कल्पना से परे थी। इसलिए जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, उसने बिना हिचक अपनी असली शक्ति छोड़ दी। एक तरफ सफेद बादल समय की धारा की तरह बह रहे थे। दूसरी तरफ वो टेरिफाइंग ब्लैक होल पूरी दुनिया निगलने को तैयार था। और अगले ही पल दोनों शक्तियां टकराईं। भयंकर ऊर्जा चारों तरफ विस्फोट की तरह फैल गई। स्पेस और टाइम के नियम आपस में उलझ गए। टकराव के केंद्र में एक विशाल स्पेस टाइम वॉर्टेक्स बना जो टॉर्नेडो की तरह आसमान तक उठ गया। स्पिरिट पगोडा द्वारा बनाया गया प्रोटेक्टिव बैरियर पल भर में फट गया। आसमान में एक विशाल गोल्डन टॉर्नेडो दिखाई देने लगा। जैसे ही बादल और हवाएं उसे छूती, वो तुरंत अस्तित्व से मिट जाती। टांग वुलिन जानता था कि वो अनप्रिडिक्टेबल स्टॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी ताकत अभी उस स्तर तक पहुंची ही नहीं थी। उसका स्पिरिचुअल डोमेन था टाइम रिवर्सल, और उसने मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स की साधना ज्यादा समय तक की थी। इसलिए यही उसका सबसे मजबूत विकल्प था। लेकिन जैसे ही उसने सच में गोल्डन ट्राइडेंट को चलाया, उसे एहसास हो गया कि वो अभी इस डिवाइन वेपन को कंट्रोल करने के लायक बहुत दूर है। ट्राइडेंट का वजन 50 टन से भी ज्यादा महसूस हो रहा था। और सबसे भयानक बात, वो लगातार तांग वुलिन की हर चीज निगल रहा था। उसकी स्पिरिचुअल पावर, सोल पावर, ब्लड, फ्लैश, बोन्स, सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा अस्तित्व उसी ट्राइडेंट में समाता जा रहा हो। यहां तक कि डीतियन को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसका शरीर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। क्या यही असली डिवाइन वेपन की शक्ति थी? शायद लिमिट डूलो बनने के बाद भी वो इसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके मन में एक सवाल गूंज उठा। आखिर उसके पिता ने उसे ऐसा हथियार क्यों दिया जिसे वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता? ये थी असली विनाशकारी शक्ति। ऐसी शक्ति जिसमें स्पेस और टाइम दोनों एक साथ शामिल थे। पहली बार दी तियान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। अब उसे यकीन हो चुका था, यह सच में गॉड की शक्ति थी। उसे महसूस हो रहा था कि तांग वुलिन इस शक्ति का सिर्फ बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर पा रहा है। लेकिन फिर भी उनके टकराव के दौरान उसके आसपास समय की गति तेजी से बढ़ रही थी।
उसने अभी अभी अपनी पिछली हेवनली ट्राइबल्शन को मुश्किल से पार किया था। इतने सालों से वो स्प्रिंग ऑफ लाइफ की लाइफ फोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी उम्र को रोक रहा था, समय के बहाव को दबा रहा था, ताकि उसका शरीर जल्दी बूढ़ा ना हो। लेकिन मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स के सामने वो सब बेकार हो रहा था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका समय तेजी से बीत रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे अपनी अगली हेवनली ट्रिब्यूलेशन उम्मीद से बहुत पहले झेलनी पड़ेगी। सोल बीस्ट्स जब 1 लाख साल की शक्ति तक पहुंचते हैं तभी उन्हें ग्रेट बीस्ट कहा जाता है। लेकिन ग्रेट बीस्ट्स अमर नहीं होते। हर 1 लाख साल बाद उन्हें एक भयंकर हेवनली ट्राइब्यूलेशन का सामना करना पड़ता है। अगर वो बच गए तभी उन्हें अगले 1 लाख साल जीने का अधिकार मिलता है। लेकिन सोल बीस्ट्स की उम्र असल में सिर्फ समय नहीं होती, वो उनकी शक्ति से जुड़ी होती है। कई बार कोई सोल बीस्ट कम समय में ही बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर लेता था, जैसे इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन। उसे 1 लाख साल स्तर तक पहुंचने में सिर्फ 10,000 से 20,000 साल लगे थे। इसीलिए डी तियन असल में 8 लाख साल पुराना नहीं था। गोल्ड आइड ब्लैक ड्रैगन किंग होने के कारण उसकी ग्रोथ बेहद तेज थी। उसने 10,000 साल से भी कम समय में 1 लाख ईयर स्तर हासिल कर लिया था। 30,000 साल की कल्चरेशन के बाद उसने पहली हेवनली ट्रिबलेशन झेली थी। उसके बाद एक ट्रिबलेशंस आती रहीं। हर ट्रिबलेशन के साथ वो और शक्तिशाली बनता गया, लेकिन उसका शरीर बूढ़ा भी होता गया। वो अच्छी तरह जानता था, अगर वो गॉड नहीं बना तो अगली हेवनली ट्रिब्यूलेशन में बचना लगभग नामुमकिन होगा। 10 लाख ईयर का स्तर हर महान सोल बीस्ट के लिए सबसे बड़ा अवरोध था। इतिहास में जो भी वहां तक पहुंचे वो कभी सोल बीस्ट वर्ल्ड के शिखर पर खड़े थे, और उनमें से ज्यादातर को बाहरी मदद मिली थी। जैसे स्पिरिट आइस दौलुओ हुओ युहाओ का पहला सोल स्पिरिट स्काई ड्रीम आइसवर्म। वो 1 मिलियन ईयर स्तर तक सिर्फ इसलिए पहुंच पाया क्योंकि उसने माइरिड ईयर प्रोफाउंड आइस में पूरे 1 मिलियन साल हिबरनेशन में बिताए थे। उसके पास कोई ऑफेंसिव शक्ति नहीं थी, उसके सारे सोल स्किल्स सिर्फ सहायता के लिए थे। लेकिन उसकी विशाल नॉलेज और अनुभव ने हुओ युहाओ को गॉडहुड तक पहुंचने में मदद की। यहां तक कि सोल स्पिरिट सिस्टम भी उसी की वजह से बना, जिसने पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड को बदल दिया। लेकिन डी तियन वैसा नहीं कर सकता था। उसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, और इसी कारण उसकी हेवनली ट्रबलेशंस भी कहीं ज्यादा भयावह थीं। वो आज तक जिंदा था, यही उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। सच में वो बीस्ट गॉड कहलाने लायक था, लेकिन अभी मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स के असर से उसका सील्ड लाइफ स्पैन बुरी तरह हिल चुका था। जिस हिसाब से उसका शरीर बूढ़ा हो रहा था, अब उसे अगली हेवनली ट्राइबुलेशन लगभग 30,000 साल में झेलनी पड़ती। लेकिन अभी हुए इस छोटे से क्लैश ने ही उसकी उम्र को तेजी से आगे धकेल दिया। तांग वुलिन की ताकत अभी भी डीतियन से बहुत कम थी, लेकिन उसका मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स डीतियन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा था। एनसी ने भी पहले ये अटैक झेला था। उसने हार इसलिए मानी थी क्योंकि वो अपने शरीर पर पड़ने वाले असर से डर गया था। और अब तांगवुलिन का मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका था। सबसे बड़ी बात, अब वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर नहीं बल्कि सी गॉड स्ट्राइडेंट इस्तेमाल कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी डिवाइन वेपन था, लेकिन वो गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर का हिस्सा था, इसलिए वो ड्रैगन स्लेइंग सेबर से भी थोड़ा कमजोर था। लेकिन सी गॉड स्ट्राइडेंट ये अलग था। ये सी गॉड का मुख्य हथियार था, वही सी गॉड जो डिवाइन रेल्म का फर्स्ट रैंक गॉड था। बाद में टांग सान ने उसी गॉड सीट को इनहेरिट किया और डिवाइन रेल्म के 5 महान गॉडली मॉनर्क्स में शामिल हो गया। अनगिनत सालों तक सी गॉड स्ट्राइडेंट उसके साथ रहा। वो लगातार इवॉल्व होता गया। उसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से कहीं ज्यादा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मिलेनियम व्हाइट क्लाउड शुरुआत से ही सी गॉड स्ट्राइडेंट के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया सोल स्किल था। इसी वजह से दी तियान इतना बुरी तरह दबाव महसूस कर रहा था। लेकिन एक सच्चाई और भी थी। तांग वू लिन तांग सन नहीं था। वो अभी सी गॉड स्ट्राइडेंट की पूरी शक्ति निकाल ही नहीं सकता था। धीरे धीरे मिलेनियम व्हाइट क्लाउड्स की ऑरा कमजोर पड़ने लगी। दूसरी तरफ ब्लैक होल और बड़ा होता जा रहा था। गुस्से में दी तियान ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी थी, और अब निराशा फैलने लगी थी। बाकी ग्रेट बीस्ट्स भी डरकर बहुत दूर हट गए थे। कोई भी उस टकराव में फंसना नहीं चाहता था। लेकिन तांग वू लिन, वो आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसे भरोसा था कि जब उसकी जान सच में खतरे में होगी, तब उसके पिता की शक्ति उसे बचाने जरूर आएगी। इस हालत में उसके पास अपने पिता पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर भी उसके दिल में दर्द था, क्योंकि उसे पता था अपने पिता को ढूंढने लायक ताकत हासिल करने से पहले उसके पास सिर्फ 3 मौके थे अपने पिता से मिलने के। एक मौका वो पहले ही इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन के फ्यूजन के समय इस्तेमाल कर चुका था, और अगर आज दूसरा मौका चला गया तो उसके पास सिर्फ एक आखिरी अवसर बचेगा। उसे ओल्ड टांग की बहुत याद आने लगी, कम से कम तब
उसके पिता का प्रोजेक्शन हमेशा उसके साथ रहता था। वो उनसे बात कर सकता था, सलाह ले सकता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। टीतियन की टेरिफाइंग डिवाउरिंग शक्ति के सामने श्रेक्स सिक्स मॉन्स्टर्स और सीमा जिंची भी अपनी पूरी ताकत से टंग वुलिन की मदद कर रहे थे। लेकिन बीस्ट गॉड की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तभी अचानक सी गॉड्स ट्राइडेंट चमकने लगा। तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। टेंग वुलिन का दिल जोर से धड़क उठा। फादर, क्या वो आप हैं? उसने मन ही मन पुकारा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एहसास कि उसके पिता उसे बचाने आ गए हैं, उसके दिल को गर्माहट से भर रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसके पिता की परिचित ऑरा प्रकट ही नहीं हुई। इसके बजाय सी गॉड स्ट्राइडेंट से निकली सुनहरी रोशनी ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अगले ही पल वो रोशनी विस्फोट की तरफ फटी और सामने मौजूद विशाल ब्लैक होल को चकनाचूर कर दिया। तांग वू लिन को सिर्फ चक्कर महसूस हुआ और फिर सब अंधेरा हो गया। बाकी सबकी नजरों से देखा जाए तो बस इतना हुआ कि सुनहरी रोशनी चमकी। डीतियन का हमला खत्म हो गया और टंग वुलिन अचानक गायब हो गया। सी गॉड स्ट्राइडेंट भी सुनहरी रोशनी बनकर आसमान में उठा और पल भर में गायब हो गया। पूरा बैटलफील्ड बैटलफील्ड स्तब्ध रह गया। कोई समझ ही नहीं पाया तांग वुलिन आखिर गायब कैसे हो गया। खुद दी त्यान भी हक्का बक्का था। अभी जो शक्ति निकली वो टंग वुलिन की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे डिवाइन वेपन खुद अपने विल्डर की रक्षा कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा था तो आखिर उस डिवाइन वेपन का टांग वुलिन से रिश्ता क्या था? तभी अचानक बेयरलॉर्ड गुस्से से दहाड़ा। उसकी विशाल डस्क गोल्ड रेड क्लॉ सीधे श्रेक्स सिक्स मॉन्स्टर्स और सीमा जिंची की तरफ बढ़ी। बस बहुत हुआ। अचानक एक अधिकारपूर्ण आवाज गूंज उठी। स्पेस फट गया। एक विशाल स्पेशल रिफ्ट खुला और उसके भीतर से एक जाइगैंटिक क्लॉ बाहर निकला। उस क्लॉ का आकार 100 मीटर से भी ज्यादा था। बेयरलॉर्ड का विशाल शरीर भी उसके सामने छोटा लग रहा था। बेयरलॉर्ड के क्लॉस तुरंत रोक दिए गए और उसका शरीर जोर से दूर जा गिरा। अगले ही पल उस जायंट क्लॉ से सिल्वर लाइट बरसी और श्रेक्स सिक्स मॉन्स्टर्स के साथ सीमा जिंची भी तुरंत गायब हो गए। दीतियान तुरंत संभल गया और जल्दी से सम्मान में झुक गया। माय लॉर्ड! मेरियट डीमन किंग और जीजी ने भी तुरंत सिर झुका दिया। तीनों के चेहरों पर हैरानी साफ थी, क्योंकि वो महसूस कर सकते थे उनकी लॉर्ड वापस आ चुकी थी। और सिर्फ वापस ही नहीं, वो अपनी पूरी शक्ति के शिखर पर लौट आई थी। अब उसके अंदर इंसान में बदलने के बाद वाली कोई कमजोरी नहीं बची थी। सिल्वर लाइट चमकी और वो जायंट क्लॉ एक ह्यूमनॉइड फिगर में बदल गया। उसने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। पूरा शरीर सिल्वर लाइट से ढका हुआ था। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। लगता है तुम लोगों ने मुझे कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। दीतियन तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। हम ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे माय लॉर्ड। सच में? सिल्वर फिगर ने ठंडे स्वर में पूछा। तो फिर अभी जो हुआ उसे कैसे समझाओगे? असल में वो पूरी लड़ाई शुरू से देख रही थी, लेकिन उसने तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक टांग वुलिन अचानक गायब नहीं हो गया और श्रेक्स सिक्स मॉन्स्टर्स मौत के बेहद करीब नहीं पहुंच गए। माय लॉर्ड, मुझे समझ नहीं आता कि आप उस तांग वू लिन को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रही हैं। उसका अस्तित्व ही हमारे लिए खतरा है और उसकी ग्रोथ की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। अगर उसे ऐसे ही बढ़ने दिया गया तो बहुत जल्द वो गोल्डन ड्रैगन किंग की पूरी पावर को मास्टर कर लेगा। उस सिल्वर फिगर ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में जवाब दिया। यही तो मैं चाहती हूँ। ड्रैगन गॉड का कोर मैं पहले ही वापस पा चुकी हूँ। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचे, ताकि फिर मैं उसके साथ फ्यूज हो सकूं। तभी ड्रैगन गॉड अपनी पूरी महिमा के साथ लौटेगा और डिवाइन रियलम दोबारा बनाया जाएगा। दी त्यान की आंखें फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, प पर उसके बाद रूल कौन करेगा? वो तो इंसान है। सिल्वर फिगर की आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है कि फ्यूजन के बाद डोमिनेंस किसकी होगी? मैंने तुम्हें साफ मना किया था बीच में आने से, फिर भी तुम बार बार मेरी बात नहीं मान रहे हो। अगर मैंने उस पर सीक्रेटली नजर न रखी होती तो शायद अब तक वो तुम्हारे हाथों मर चुका होता। अभी उसने पूरी तरह गोल्डन ड्रैगन किंग की पावर अब्सॉर्ब नहीं की है। अगर अभी उसे मारकर उसकी शक्ति ले ली गई तो शायद ड्रैगन गॉड कभी भी अपनी पूर्ण अवस्था में वापस नहीं लौट पाएगा। मेरी गलती के लिए क्षमा करें माय लॉर्ड। दी त्यान तुरंत झुक गया। हालांकि उसके दिल में अभी भी डाउट्स थे, लेकिन सिल्वर फिगर की बातों में उसे कोई कमी भी नजर नहीं आ रही थी। सिल्वर फिगर ने आगे कहा, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन अब से इस मामले से दूर रहना, उसे मैं खुद संभालूंगी। जी माय लॉर्ड। चारों ग्रेट बीस्ट्स एक साथ झुक गए। उसके बाद सिल्वर फिगर धीरे धीरे दी त्यान के पास पहुंची और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। अगले ही पल डी तियन का शरीर कांप उठा।
उसके अंदर जो अनस्टेबल लाइफ फोर्स बेकाबू हो रही थी वो अचानक शांत होने लगी। दीत्यन ने राहत की सांस ली। धन्यवाद माय लॉर्ड। उसी क्षण उसे साफ महसूस हुआ, उसकी शक्ति सच में वापस लौट चुकी थी। असल में दीतियान ने तांग वू लिन पर हमला करने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि उसे लगता था कि सिल्वर फिगर अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। जरूरत पड़ने पर वो उससे भी लड़ सकता था। लेकिन अब वो ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अपनी पीक कंडीशन में वो कितनी टेरिफाइंग थी। वो किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि देवताओं जैसी थी। अब डूलुओ कॉन्टिनेंट की प्लेनर पावर भी उसे दबाने के लिए काफी नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो वो अकेले पूरे प्लेन का सामना कर सकती थी। सिल्वर फिगर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तैयारियां शुरू करो, हमारे प्लान का अगला हिस्सा शुरू करने का समय आ गया है। इंसानों की दुनिया बहुत जल्द भारी क्योस में डूबने वाली है और यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका होगा। ची माय लॉर्ड। उस जगह पर फिर से सन्नाटा छा गया और दूसरी तरफ जब तांग वुलिन ने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने एक अंतहीन सुनहरी दुनिया फैली हुई थी। चारों तरफ सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड था, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस एक अजीब सी शांति। उसने धीरे से सिर उठाया। सामने एक लंबा रास्ता दिखाई दिया। इस सुनहरी दुनिया में वही एकमात्र चीज थी जो अलग नजर आ रही थी। वो रास्ता इतनी दूर तक जा रहा था कि उसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी उसके कानों में एक बेहद परिचित आवाज गूंजी। यू विल बी अंडरगोइंग द 9 ट्रायल्स ऑफ द सी गॉड। ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रायल्स विल यू बी एबल टू ट्रूली मास्टर द गोल्डन ट्राइडेंट्स पावर। सो मूव फॉरवर्ड विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। तांगसन की आवाज। उस आवाज को सुनते ही तांग वुलिन के दिल में गर्माहट दौड़ गई। 9 ट्रायल्स ऑफ द सी गॉड? क्या यही वो असली परीक्षा थी जो उसके लिए तय की गई थी? क्या सी गॉड की पावर को पाने की कीमत इतनी बड़ी थी? उधर दूसरी तरफ लाइट चमकी और श्रेक्स 6 मॉन्स्टर्स के साथ सिमा जिंची अचानक एक खुले मैदान में प्रकट हुए। उनके आसपास अब ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट नहीं था। ना विशाल पेड़, ना सोल बीस्ट्स, सिर्फ एक शांत प्लेन। शिए शिए पूरी तरह स्टंडन खड़ा था। कोई मुझे बताएगा कि अभी हुआ क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? असल में वही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। युआनन येहुई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो सिल्वर क्लॉ बहुत ज्यादा पावरफुल थी। सबने उस क्लॉ की टेरिफाइंग ताकत महसूस की थी। एक ही अटैक में उसने बेयर लॉर्ड जैसे मॉन्स्टर को उड़ा दिया था। लेकिन उसकी असली पावर कितनी थी, ये कोई समझ ही नहीं पाया। शायद वो बीस्ट गॉड डी तियन के लेवल की एग्जिस्टेंस थी। आज से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में अभी भी इतने हॉरिफाइंग सोल बीस्ट्स मौजूद हैं। चारों ग्रेट बीस्ट्स किसी नाइटमेयर की तरह थे। अगर आखिरी समय में टांग वुलिन ने सी गॉड्स ट्राइडेंट समन न किया होता और वो सिल्वर क्लॉ ना आई होती तो शायद वो सब अब तक मर चुके होते। यूए जंगयू ने भारी आवाज में कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता बॉस की हो रही है। हाँ, तांग वुलिन कहाँ गया था? सबने साफ देखा था कि गोल्डन ट्राइडेंट उसे अपने साथ ले गई, लेकिन वो कहाँ गया? क्या वो सुरक्षित था? कोई भी इस मिशन के ऐसे अंत की कल्पना नहीं कर सकता था। हाल के दिनों में सबकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही थी। वो सभी सोल डुलुओ बन चुके थे। उनके पास 3 वर्ड बैटल आर्मर थे, 1 लाख ईयर सोल स्पिरिट्स थे और इसी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा प्राइड भी आ गया था। लेकिन आज आज उन्हें पूरी तरह क्रश कर दिया गया। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ शायद मायरिएड डीमन किंग या बियर लॉर्ड जैसे किसी एक एनिमी को रोक सकती थी। लेकिन बीस्ट गॉड डी तियन के सामने वो पूरी तरह पावरलेस थे। ये शिंगलान ने अचानक पूछा, क्या तुम में से किसी ने पहले वो ट्राइडेंट देखा है? चेचे तुरंत बोला, मैंने देखा है। याद है जब वुलन इन्फर्नल लाइटनिंग वाइन के साथ फ्यूज हो रहा था, तब भी वो ट्राइडेंट दिखाई दी थी। उस समय एक ह्यूमनॉइड प्रोजेक्शन भी आया था। मैं उसे साफ नहीं देख पाया था, लेकिन ट्राइडेंट की ऑरा बेहद टेरिफाइंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉस खुद भी उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। उसने गहरी सांस ली। अगर बॉस सच बोल रहा था तो शायद उस ट्राइडेंट में सचमुच गॉडी पावर है। सबको याद था, तांग वुलिन ने दी तियान से कहा था कि वो उसे गॉड की शक्ति दिखाएगा। हालांकि उस समय वो मुश्किल से दी तियान के अटैक को रोक पाया था, लेकिन आखिर में जो हुआ उसकी कल्पना शायद खुद तांग वुलिन ने भी नहीं की होगी। कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि तांग वुलिन उन्हें छोड़कर भाग गया। वो ऐसा इंसान था ही नहीं। लेकिन सच यही था, वो गायब हो चुका था। सीमा जिंची ने धीरे से कहा, चलो वापस चलते हैं, शायद वो हमसे पहले लौट चुका हो। हालांकि उसकी अपनी आवाज में भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसका ड्रैगन स्लिंग सेबर तांग वू लिन से स्पिरिचुअली कनेक्टेड था, लेकिन इस समय वो उसे बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा था। ये शिंगलान ने धीरे से सिर हिलाया। अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, शू शाओयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन वापस जाकर हम सबको क्या बताएंगे? सब चुप हो गए।
क्योंकि टांग वुलन सिर्फ उनका कैप्टन नहीं था, वो श्रेक एकेडमी और टैंग सेक्ट दोनों की उम्मीद था। और अब वो अचानक गायब हो चुका था। इधर स्पिरिट पगोडा में चांगू डोंगफिंग पिछले कुछ दिनों से बेहद खराब मूड में था। ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट में इतनी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लक्चुएशंस हुई, यहां तक कि प्रोटेक्टिव बैरियर भी डैमेज हो गया। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। श्रेक एकेडमी के डिस्ट्रक्शन के बाद उसे पूरा यकीन था कि श्रेक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भले ही कोई उसे रीबिल्ड करने की कोशिश करे, लेकिन वो पहले वाला श्रेक कभी नहीं बन पाएगा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में श्रेक फिर से खड़ा होने लगेगा। और सबसे शॉकिंग बात, एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स अभी भी जिंदा थे। ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। उसने कई तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा हालात में वो श्रेक एकेडमी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। होली स्पिरिट कल्ट अब ओपनली डर्टी वर्क करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ स्पिरिट पगोडा और टैंक सेक्ट दोनों कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए थे। ऐसे समय में वो कोई बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था बहुत जल्द पूरा कॉन्टिनेंट किसी बड़े तूफान में फंसने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या टंग वुलिन सच में सी गॉड के ट्रायल्स को पूरा कर पाएगा? और अगर ड्रैगन गॉड वापस लौटा तो इस दुनिया पर राज कौन करेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।